दोस्तों, आज की कहानी है उन्माद, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इसके मुख्य पात्र हैं बागेश्वरी और मनहरनाथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मनहर ने अनुरक्त होकर कहा, यह सब तुम्हारी कुर्बानी का फल है बागी। नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरे मकान के अंदर अंधेरी जिंदगी में दिन काट रहा होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। बागेश्वरी ने सिर झुकाए नम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी सज्जनता है मानू। मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया, उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं, उसकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गवारन किसी और के पाले पड़ती तो अब तक न जाने क्या गत बनी होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष विपक्ष करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गवारन पर मैं 1,00,000 सजी हुई गुड़ियों की रंगीन तितलियों को निछावर कर सकता हूँ। तुमने मेहनत करने का वह अवसर और अवकाश दिया जिनके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहाँ मिलता। तुमने मुझे निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी न मिली थी। अपने और सहकारियों को देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा ही नहीं पड़ता, आधा महीना भी नहीं जाने पाता तो और हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगता, कोई घर वालों को खत लिखता है, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है, कोई भी कपड़ों की, कभी नौकर की टोह में हैरान, कभी वैद्य की टोह में परेशान। किसी को शांति नहीं। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। अपना जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई भी नहीं दिख पड़ता। मुझे घर के सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारियां एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसले को उबारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता तो तुम मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथ से किया जिससे मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कमी न हुई। तुम ही मेरी देवी हो। तुम्हारी ही बदौलत आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय से सुरक्षित रख सकूं, बागी। और एक दिन वह आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। बागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार है मानू। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो आशा भी न थी। मनहरनाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वह यूं बहुत ही अल्पभाषी, कुछ रूखा आदमी था और शायद बागेश्वरी के मन में उसकी शुष्कता पर दुख भी हुआ हो, पर इस समय सफलता के नशे में उसकी वाणी में पर लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरा विवाह की बात चल रही थी मैं बहुत शंकित था। मैं समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो गया। अब सारी उम्र देवी जी की नाज बरदानी में गुजरेगी। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था, जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का मार्ग बंद कर देती है, जो मनुष्य को स्वार्थ का भक्त बना देती है और जो जीवन के क्षेत्र को संकीर्ण कर देती है। मगर 2 ही 4 मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि सुभारिया स्वर्ग की भी सबसे बड़ी विभूति है, जो मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। बागेश्वरी मनहर की नम्रता सहन नहीं कर सकी। वह किसी की बात के बहाने से उठकर चली गई। मनहर और बागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजरे थे। मनहर इस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उससे भी जासूसी उपन्यासों में बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उसका अध्ययन किया। इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया। उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। इस विषय पर वह सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई, यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी से अच्छी आलोचनाएं निकली। अंत में सरकार ने भी अपनी गुणग्राह्यता
का परिचय दिया है। उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की और यह सब कुछ बागेश्वरी की बहुवर्णा का शुभ फल था। मनहर की इच्छा थी कि बागेश्वरी भी साथ चले, पर बागेश्वरी उनके पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा। मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी जरूरी था। अगर रूपवती पत्नी है, चपल है, वाणी कुशल है, प्रगल्भ है, तो समझ लो कि उसके पति को सोने की खान मिल गई। अब वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। मनोयोग और तपस्या के बलबूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक आबाद संपत्ति थी। जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदर, कोई सहधर्मिणी नहीं है, तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारा कार्य पटुता निष्फल है। कोई तुम्हारा पुरसा हाल न होगा। अतएव वहाँ रूप को लोग व्यवहारिक दृष्टि से देखते थे। साल ही भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनोहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी थी। उसके मिजाज ने सांसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहाँ कोई स्थान ही न रहा। बागेश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उस अधिकार और पद की ऊंचाइयों तक न पहुंचा सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। बागेश्वरी अब उसे एक व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाले साथ पर ही अवलंबित था। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यास्पद जान पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदिनी अंग्रेज युवतियों के सामने बागेश्वरी एक हल्की तुच्छ सी वस्तु जान पड़ती। इस विद्युत प्रकाश में एक वह दीपक अब मलिन पड़ गया था। यहाँ तक कि शनै शनै उसका वह मलिन प्रकाश भी अब लुप्त हो गया। मनहर ने अपने जीवन का निश्चय कर लिया। वह भी एक रमणी की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसके सिवा कोई और उपाय न था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बना ठना बैठा था। उसका रूप, रंग और ठाट बाट देखकर सहसा कोई नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज नहीं है। लंदन में भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया था। उसने चोरी के कई गहरे मामले का पता लगा लिया था, इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहा था। वह अब यहाँ के भारतीय समाज का प्रमुख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लबो लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज पर दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग में यौवन टपकता था। भारत के अद्भुत वृतांत सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर, विचित्र देश है जैनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लाल रंग के चमकदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झालरदार बुर्का। घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरी लगाए हुए हैं। हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जैनी, मेहंदी क्यों लगाते हैं? मनहर, जिससे हाथ लाल हो जाएं। पैरों में भी रंग भरा जाता है। उंगलियों के नाखून लाल रंग दिए जाते हैं। वह दृश्य देखते ही बनता है। जैनी, यह दृश्य तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी। मनहर, इससे कई गुना अधिक, सिर से पांव तक सोने चांदी के गहनों से लदी हुई। ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें 2-4 गहने ना हों। जैनी, तुम्हारी शादी भी इसी तरह हुई होगी। तुम्हें भी तो बड़ा आनंद आया होगा। मनहर, हाँ, वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गोराउंड पर चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। खूब नाच तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना सुनता था। मज़ा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर के कोहराम मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है, जैसे मातम कर रही हो। जैनी, दुल्हन रोती क्यों है? मनहर, रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही है, फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है, मानो वह काले पानी की भेजी जा रही हो। जैनी, मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसूं। मनहर, हंसने की बात ही है। जैनी, तुम्हारी बीवी भी रोई होगी। मनहर, अजी कुछ न पूछो, पछाड़े खा रही थी, मानो मैं उसका गला घोट दूंगा। मरी पालकी से निकल निकल कर भागी जाती थी, पर मैंने
जोर से पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया। तब मुझे दांत काटने दौड़ी। मिस जेनी ने जोर का कहकहा मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हॉरिबल, हॉरिबल, क्या अब भी दांत काटती है? मनहर, वह अब इस संसार में नहीं रही जेनी। मैं उससे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वो बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर में तेल डालती थी, पंखा चलती थी। जेनी, मुझे तो विश्वास नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख थी। मनहर, कुछ न पूछो, दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी न थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। जेनी, ओ नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीफ हो। थी तो रूपवती। मनहर, हाँ, उसका मुंह तुम्हारे तलवों जैसा था। जेनी, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी न दौड़ते। मनहर, उस वक्त मैं भी मूर्ख था जेनी। जेनी, ऐसे मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? मनहर, विवाह ना करता तो माँ बाप जहर खा लेते। जेनी, वह तुम्हें प्यार कैसे करने लगी? मनहर, और करती क्या, मेरे सिवाय दूसरा था ही कौन? घर से बाहर ना निकलने पाती थी, मगर प्यार हम में से किसी को ना था। वह मेरी आत्मा और हृदय को संतुष्ट न कर सकती थी। जेनी, मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर स्वप्न था। उफ, अगर वह स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिस रहा होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि इस संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है, और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए, वह तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वो दिन? तुम्हारी वह सूरत मेरी आंखों में अब भी फिर रही है। जेनी, अब मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी खुशामद करने लगे। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़े जोरों से वकालत करते थे। वह उन मंत्रियों पर ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को कोई जवाब ही न सूझता था। एक बार वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ कांग्रेस में शरीक हुए। उस समय उनकी उदार व्यक्तिताओं के समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ा दी थी। कांग्रेस के जलसे के बाद वह जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई, उनकी गाड़ियां खींची, उन पर फूल बरसाए। चारों ओर से यही आवाज़ आती थी कि यह है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अलग कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वह दिन भारत के लिए इतिहास में मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर ने एक विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे स्वभाव, उनकी उदारता, न्यायपरायणता, सहिष्णुता, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकार के व्यवहार में लेश मात्र भी अंतर न था। वह भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोगों ने किया। वही दमन था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरता, वही संकीर्णता। देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने 2 साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए थे, पर उनमें एक भी हिंदुस्तानी न था। भारतवासी निराश होकर उन्हें डाई हार्ड, धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे। यह खुला रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कॉवर्ड करते थे। हक यह था कि लॉर्ड बार्बर नियत के जितने शेर थे उतने ही दिल के कमज़ोर। हालांकि परिणाम दोनों दिशाओं में एक सा था। यह मिस्टर कॉवर्ड एक ही महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वे विवाह का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विलास और उल्लास की टोर रहती थी। दूसरों के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं सरल था कि अपना बाग अलग लगाएं और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सिर खपाएं। उनके व्यापारिक और व्यवहारिक दृष्टि में यह लटका उससे कहीं आसान था। दोपहर का समय था। मिस्टर कॉवर्ड नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी, बिखरे बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत का श्वास छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज के से हाथ मिलाया। जेनी ने कदम रखते ही कहा,
अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। अब आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते। मिस्टर कॉवर्ड ने जैनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज़ कि कल मैं आपका वादा ना पूरा कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरी का जीवन कुत्तों के जीवन से भी है। बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठूं, पर एक न एक कॉल ऐसा आ जाता कि रुक जाना पड़ता था। बाल में तुम्हें खूब आनंद आया होगा जैनी, मैं तुम्हें तलाश करती रही। जब तुम न मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया था? कॉवर्ड ने जैनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित कर रही हो जैनी। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाचता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस सुख की कल्पना कर सकता हूँ। बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता हूँ। जैनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो कि बैचलर बने रहो, यही तुम्हारी सज़ा है। कॉवर्ड ने अनुरक्त होकर उत्तर दिया, जैनी तुम बड़ी कठोर हो। तुम ही क्या, रमणियाँ सभी कठोर होती हैं। मैं कितनी ही पार्श्वता दिखाऊं, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। मुझे यह अरमान ही न रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। जैनी, तुम में अनुराग हो भी तो रमणियाँ ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती। कॉवर्ड, फिर बहानेबाज कहा, मजबूर क्यों नहीं कहती? जैनी, मैं किसी को मजबूर नहीं मानती। मेरे लिए यह हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें। इसी कारण तुम अब तक जीक रहे हो। कॉवर्ड ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जैनी। मेरे अविवाहित रहने का क्या कारण है, यह कल तक मुझे खुद मालूम न था। कल आप मालूम हो गया। जैनी ने उसका परिहास करते हुए कहा, अच्छा तो यह रहस्य आपको मालूम हो गया? तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या कारण था? कॉवर्ड ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई ऐसी सुंदरी न मिली जो मुझे उन्मत्त कर सकती। जैनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मुक्त कर सके। तुम उन्मुक्त बनाना चाहते हो, उन्मुक्त बनना नहीं चाहते। कॉवर्ड, तुम बड़ा अत्याचार करती हो जैनी। जैनी, अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो? कॉवर्ड, हृदय से जैनी, मैं उस अफसर की ताक में बैठा हूँ। उसी दिन शाम को जैनी ने मनहर से कहा, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें यह जगह मिल गई। मनहर उछल कर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई थी? जैनी, सेक्रेटरी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ कॉवर्ड के हाथों में है। मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया। लगा मुझे इश्क जताने। 50 साल की तो उम्र है, चांद के बाल झड़ गए हैं और गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, पर अभी तक आपको इश्क का खप्त है। सब अपने को एक रसिया ही समझते हैं। उसके बूढ़े चोचले बहुत ही बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा। कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा। अब सफ़र की तैयारी करना चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जैनी। मनहर को गुप्तचर विभाग से ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी। वह पहला भारतीय था जिसे यह ऊंचा पद प्रदान किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उनके न्याय बुद्धि, जातीय अभिमान और द्वेष से उच्चतर है। मनोहर और जैनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। कहानी के आगे क्या हुआ? क्या मनहर वापस लौटकर बागेश्वरी के पास आया? यह जानने के लिए कहानी का भाग 2 जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगी। यदि आपको कहानी पसंद आ रही हो तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।